शेयर बाजार सबका अधिकार में आपका स्वागत है और इस शो में भी जो है हम आपसे जो है आपकी क्वेरीज लेंगे, लेकिन क्वेरीज लेने का ढंग थोड़ा अलग है इस बार देखें तो आपके सामने क्यूआर कोड आ रहा होगा स्क्रीन पे, तो स्क्रीन पे आप क्यूआर कोड पे स्कैन कर सकते हैं। यहाँ पे अपने स्टॉक्स के नाम लिख सकते हैं, क्या क्वांटिटीज़ लिए हैं, क्या बाई प्राइस है और आपका क्या इन्वेस्टमेंट हॉरिजन है। तो अलग अलग सोशल मीडिया के ज़रिए जो है हम ये कैप्चर करेंगे और हमारे जो गेस्ट्स हैं उनसे जो है राय लेंगे और कमाई के मौके ढूंढेंगे। लेकिन उसके पहले एक बार मार्केट्स की चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखें तो निफ्टी में जो है मोमेंटम जो है थोड़ी नेगेटिव ज़रूर थी, लेकिन थोड़ी सी जो है बाइंग देखने मिल रही है अगर हम निफ्टी के चार्ट देखें तो। और अगर बात करें निफ्टी बैंक के तो यहाँ पे भी जो है थोड़ी सी जो है म्यूटेश देखने मिल रही है। निफ्टी लूजर्स की भी बात कर लेते तो यहाँ पे जो है गिरावट आ रही है, खास करके अपोलो हॉस्पिटल्स और बैंकिंग नेम्स में। बट ओवर द लेस 23,300 का जो पॉइंट है उस लेवल्स पे जो है फ्लैटिश रखा है पिछले आधा घंटे में। अब हम बात करते हैं हमारे अगले नए कॉलर के पास, लेकिन उसके पहले हमारे जो गेस्ट्स हैं तेजस्वी जी और राजेश जी, आपका स्वागत है। और अब जो है हम सबसे पहले कॉलर के पास जाएंगे और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अहमद जी। और अहमद अली जी नमस्कार। नमस्कार सर, आप सभी को नमस्कार सर। जी बिल्कुल, आपको भी। और आपका स्टॉक कौन सा है? सर मैं अहमद अली आइजोल मैजिस्ट्रेट से बोल रहा हूँ सर। मेरे पास IRFC का बाइंग प्राइस है 29 रुपये 87 पैसे सर, 690 के भाव में सर। 690 शेयर्स होंगे शायद सर, और आपने 30 रुपए के भाव में लिया। 690 शेयर सर। जी बिल्कुल करेक्ट। तो 30 रुपीज़ की आपकी बाइंग आई है और आपके 690 शेयर्स हैं। और सर आप लंबे अवधि के लिए लेना चाहते हैं, आपकी राय कि शॉर्ट टर्म बेसिस पे रहेगा? नहीं सर, लंबी अवधि के लिए है। तो अभी थोड़ा रेट थोड़ा नीचे है ना IRFC का, मतलब 230 के ऊपर तक गया था सर ये। तो क्या अभी इसमें और ऐड कर सकता हूँ क्या? जी बिल्कुल, आपकी जो बाइंग प्राइस है उससे देखें तो ऑलरेडी आप जो है ऑलमोस्ट 4 to 5x पे करंट लेवल्स पे कर रहे हैं। ऑफ कोर्स थोड़ी करेक्शन हुई तो ये आपका रिक्वेस्ट ज़रूर आया है, लेकिन करंट लेवल्स पे क्या एवरेज अप करना है ये एक सवाल आ रहा है। ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म बेसिस की राय लग रही है। तो तेजस जी ज़रा बताएंगे कि IRFC किस लेवल्स पे जो है इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, खास करके लॉन्ग टर्म बेसिस पे। और याद रखिए अभी जो है बजट भी आ रहा है, रेलवे स्टॉक्स में भी जो है हलचल चल रही है। तो आगे जाते हुए IRFC कैसा लग रहा है, अगर एक महीने का पर्सपेक्टिव भी बताए और एक लॉन्ग टर्म का भी बताए तो तेजस जी। देखिए IRFC की हम बात करें तो स्टॉक लगातार गिरावट मोड में है, लेकिन इसका जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है वो करीबन 130-132 के करीबन है। तो मेरे हिसाब से अगर इनको एवरेज करना है तो कर सकते हैं अराउंड 130 के करीबन। और अगर 130 का स्तर अगर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट सीधा 116 के करीबन है। बट क्योंकि इनका लंबे अवधि का नजरिया है, मेरे हिसाब से 130-32 के करीबन एवरेज कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को। तो इस स्टॉक को तो होल्ड करना है। और वैसे भी शरद मैं देख रहा था 30 रुपए के भाव पे लिया, 130 हो चुका है ऑलरेडी, तो अच्छे खासी कमाई इन्होंने कर ली है। नहीं, इमरान जी को तो पूरा बधाई है। ओके मतलब आप देखिए मल्टी बैगर ढूंढ लिया है। डेफिनेटली करेक्शन तो चलो देखा हमने लंबा सा, लेकिन जो लेवल्स पे लिए हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर्स लेते उस लेवल्स पर उन्होंने लिया है। इनफैक्ट तो IRFC एक ऐसा स्टॉक है शरद, मुझे याद आता है IPO के समय के बाद चला ही नहीं था ये। एक लंबे समय तक ये एक लेवल पे अटका था, मेरे ख्याल से 24-25 रुपए के आसपास अटका था और उस समय से अटका ही रहा था, कभी नहीं चला था। 30 रुपए के भाव पे जैसे कि इन्होंने लिया, काफी लोगों ने लिया होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि होल्ड करना। 30 रुपए से 60 रुपए गया, फिर भी इन्होंने बेचा नहीं है। और अभी भी वॉलेटिलिटी देखो, 230 के बाद गिरा, अभी भी नहीं बेचे और सवाल उठ रहा है। तो ये देखिए ये बड़ी इन्वेस्टर जो होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, उनकी बड़ी क्वालिटी अच्छी होती है। तो ये हम देखते हैं हमारे दर्शक जो बड़े बड़े पिक्स लाते खुद अपने लेवल्स पे, वो एक बड़ी बात भी होती है। डेफिनेटली, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि इन लेवल पे भी इन्होंने होल्ड करके रखा है। लेकिन चलिए अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुजरात से और इनका नाम है इमरान। इमरान जी बताइए सर, कौन से स्टॉक पे आपका सवाल है? सर ये रिटेल माइंट्री का है, IRB इंफ्रा का है और बजाज हाउसिंग फाइनेंस का है। रिटेल माइंट्री की हमारी बात पहले हो चुकी थी कॉल पे, तो वहाँ पे होल्ड का बताया था, लेकिन मैंने बोला था जैसे कि ये स्टॉक मेरे साथ थप्पा थप्पा खेल रहा है, मेरी बाइंग प्राइस के आसपास आके वापस नीचे चला जाता है। तो 6767 गया था, तो मेरा 6800 की बाइंग है। इसके ऊपर जाएगा, अगर जाएगा तो कब तक जाएगा, ठीक है, ये जानना है। ओके चलिए। दूसरा ये सर कि क्या हम लोग कोई ऐसी वैक्सीन बना सकते हैं मार्केट के लिए जो मार्केट को लगे, क्योंकि कुछ भी वायरस आता है तो इंसान से पहले मार्केट को लग जाता है। तो ऐसी कोई वैक्सीन आप लोग बना लीजिए मार्केट को ना लगे।
डेफिनेटली सर, कोशिश करेंगे ऐसी कोई वैक्सीन बनाने के लिए, लेकिन सर असली डॉक्टर तो आप है, रिटेल इन्वेस्टर्स है, जो कि ऐसी खबरों से ना डरे तो बेटर होगा। क्योंकि देखिए हमारा मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए है, छोटी मोटी चीज़ें होती रहेंगी, काफ़ी कुछ होगा, अर्निंग्स का डिसअपॉइंटमेंट आएगा या फिर इस तरह की स्टोरीज आएगी कि कहीं कुछ नया वायरस आ रहा है, इससे घबराना नहीं, उल्टा ऐसी चीज़ों को तो खरीदारी का मौका समझना चाहिए। और वरुण, मैक्रो में भी इम्पैक्ट कितना आ रहा था डेफिनेटली। अब देखिए डॉलर इंडेक्स 109 और आज क्रूड, इतने सारे चीज आते हैं न्यूज फ्लो, लेकिन न्यूज फ्लोज आते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहता है तब आई थिंक लंबे अवधि के लिए हमेशा ही वेल्थ बनता है। और आप सोचिए वो कोविड के जब खबर आई थी और उस समय जब वायरस की खबर आई थी, तब जिसने उस लेवल पे खरीदा, जिसने उस लेवल पे सोचा कि नहीं हमारा इंडियन मार्केट है जो कि आगे बढ़ेगा, आज वो कहाँ पहुंच गए हैं। सब मल्टीबैगर्स बन गए, सब मल्टीबैगर्स ऑलमोस्ट सारे ही, मतलब डेफिनेटली। तो सर वैक्सीन तो आप है जो कि रिटेल इन्वेस्टर है हमारे, जो कि स्टॉक में या फिर हमारे मार्केट्स में बने रहते हैं। लेकिन चलिए आपका सवाल लेते हैं और सबसे पहले भोसले साहब से पूछ लेते हैं। भोसले साहब, क्या करना चाहिए? LTI माइंट्री कहते हैं कि इनका जो 6800 का लेवल है वहां से आता है, वहां से फिर गिर जाता है, तो उसके ऊपर कभी जाएगा? क्या कहते हैं चार्ट्स? देखिए यस, मल्टी मंथ हाईज है अराउंड 6800 के आसपास एंड वहां पे रेजिस्टेंस ले रहा है। बट अगर आप रीसेंट चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो लास्ट वीक हमने देखा था कि 200 DMA पे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बना है एंड वहां से वीकली चार्ट में एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, तो ये बाउंस बैक जो है कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे रहा है। बट हैविंग सेड दैट 65-60 के आसपास जो है एक बेरिश गैप रह गया था, तो यहाँ से बाउंस बैक के लिए होल्ड कीजिए। बट सलाह ये होगी कि ये रेगुलर कॉलर है, वापस 65-50 65-60 के आसपास आता है तो चार्ट्स को रीचेक करना होगा, वहां पे हमें वापस कॉल बैक कीजिए। राजेश जी ने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको बता दिए, LTI माइंट्री पे होल्ड की सलाह आती हुई और लेवल्स बता दिए कि कहाँ पे रीचेक करना चाहिए। चलिए इसी के साथ अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। रांची से हमारे साथ गौहर जी शामिल है। गौहर जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, बताइए। सर ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का शेयर मेरे पास 277 है एट द रेट ऑफ 95 जी, और इसमें हम ये लगभग 6 महीने का नजरिया है मेरा, तो क्या करना चाहिए हमें? ठीक है। तेजस जी आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। 95 के आसपास से इनकी खरीदारी है, वहाँ से देखें तो स्टॉक 25% गिर चुका है। हम देख रहे हैं जब से लिस्टिंग हुई है वहाँ से पहले ऊपर गया था 100%, वहाँ से फिर गिरा 50%, फिर वापस एक उछाल दिया था 50% का, अब वापस गिरता हुआ दिख रहा है। तो पूरा जिगजैग पैटर्न बना हुआ है इसमें। तो बताइए नीचे की तरफ क्या और जा सकता है या एक रिटर्न मार के इनके खरीदारी के भाव के आसपास भी आ सकता है स्टॉक? देखिए ओला इलेक्ट्रिक की हम बात करें तो स्टॉक अभी रिसेंटली एक हाई बनाया था 99 के करीबन, और उसके बाद स्टॉक में हमने लगातार गिरावट देखी है। बट 66-65 इसका एक अहम सपोर्ट जोन है, जब तक ये होल्ड करता है मुझे कोई स्टॉक में पैनिक नहीं लग रहा है। तो ये 65 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं पोजीशन, और ऊपर में जो इमीडिएट बेसिस पर टारगेट बैठ रहे हैं वो करीबन 85 का बैठ रहा है। 85-90 के करीबन काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अगर वहां पे आता है स्टॉक तो एक बार निकल जाना चाहिए और स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 65 का। इंपॉर्टेंट लेवल्स ओला इलेक्ट्रिक को बताते हुए तेजस जी, लेकिन अब जो है हम चलते हैं हमारे अगले कॉलर के पास और हमारे साथ जुड़ रहे हैं परशुराम जी। परशुराम जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर कहाँ से बोल रहे हो? सर मैं अभी तो बंगाल से बोल रहा हूँ, लेकिन मैं पटना का रहने वाला हूँ। बहुत बढ़िया। वेदर कैसा है वहाँ पे? ठंड है? हाँ सर नॉर्मल ठंड है। अच्छा, लेकिन ठीक है, पटना से कम है इधर ठंड, कुछ बिहार साइड। जी बिल्कुल। तो आपका स्टॉक है JSW इंफ्रा, 100 शेयर्स लिए हैं 305 रुपए में। तो आप बताइए लंबे अवधि के लिए है कि छोटे समय के लिए है? साल 2 साल के लिए हम लिए थे, लेकिन इसमें क्या मैं और जो शेयर खरीद सकता हूँ, यही मैं पूछना चाह रहे थे। जी बिल्कुल। खरीदे तो कितना प्राइस पर खरीदे? अच्छा, तो बाइंग का रिक्वेस्ट आ रहा है JSW इंफ्रा को लेके, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे? 305 पे जो है आपकी खरीदारी की भाव है, तो ऑलमोस्ट फ्लैटिश ही है, थोड़ा सा करेक्शन आज दिन के ट्रेड में देखने मिल रहा है, लगभग आप कह सकते हैं वो ऑलमोस्ट फ्लैट लेवल्स पे। तो अब जो है क्या फर्दर बाइंग करना है कि नहीं, उस पर ये सवाल उठ रहा है। और ऑफकोर्स देखा जाए तो JSW इंफ्रा हाल ही में बहुत सारे प्राइवेट पोर्ट्स को भी जो है यहाँ पे वो अक्वायर कर रहे हैं, उनकी मार्केट शेयर गेंस भी हो रही है, ब्रोकिंग अपग्रेड्स भी देखने मिली है। लेकिन राजेश जी बताएं कि अब लंबे अवधि के लिए 1 से 2 साल के लिए जो परशुराम जी सोच रहे हैं, वहाँ पे जो क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स लग रहे हैं JSW इंफ्रा की करंट सिचुएशन से?
देखिए हाल ही की बाइंग है और शॉर्ट टर्म देखे तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है। एक डबल बॉटम सिमेट्रिकल ट्रायंगल और 200 डीएमए के नीचे स्टॉक जो है स्लिप कर रहा है, तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से डेफिनेटली नेगेटिव है। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखे या फिर हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से देखे तो अक्टूबर में और नवंबर में एक हायर बॉटम्स बनाए थे। एंड निफ्टी को अगर आप देखें तो नवंबर के स्विंग लोस टेस्ट करे, बट ये स्टॉक अभी भी अक्टूबर और नवंबर के लोस से दूर है। तो शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली नेगेटिव है, बट कहीं ना कहीं 280 285 थोड़ा सा दूर है, बट वहां पे काफी अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो वहां पे अगर पॉसिबल हो तो 285 के आसपास स्टॉक को वापस एवरेज कर सकते हैं। पे JSW इंफ्रा पे आपको इंपॉर्टेंट लेवल दे दिए गए राजेश जी की तरफ से। तो चलिए यूट्यूब पे हमें काफ़ी सवाल आ रहे हैं, वहाँ से कुछ सवाल ले लेते हैं। तो तेजस जी आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। कुमार आदित्य का सवाल है टाटा स्टील पर। अब यहाँ से इन्होंने बताया तो नहीं कि कौन से रेट से इन्होंने खरीदा है, तो एक जनरल आउटलुक बता दीजिए कि स्टॉक कैसा नजर आ रहा है। इस साल के हाई से हम देखें तो करीबन 30% गिर चुका है और पिछले कुछ सेशन में बहुत ही भारी गिरावट आती हुई नजर आ रही है। RSI भी देखें तो कुछ 20 के आसपास आ चुका है। तो क्या इतना गिरने के बाद यहाँ से थोड़ा ओवरसोल्ड नजर आ रहा है या और गिर सकता है स्टॉक? देखिए टाटा स्टील की हम बात करें तो स्टॉक अच्छा है, लेकिन लगातार हम इसमें मेटल सेक्टर में थोड़ी सेलिंग देख रहे हैं। इसका जो पोजिशनल सपोर्ट है वो करीबन 114 115 के करीबन आ रहा है, तो थोड़ी सी गिरावट और आ सकती है। बट क्योंकि स्टॉक अभी ओवरसोल्ड जोन में है, तो यहाँ से मुझे लग रहा है पहले पुलबैक रैली आ सकती है। पुलबैक रैली के बाद वापस ये डाउन ट्रेंड है वो रिज्यूम होगा और नीचे में 114 115 के करीबन भी आ सकता है। अगर इनका लंबी अवधि का नजरिया है तो अगर स्टॉक 114 115 के करीबन आता है तो ये स्टॉक में एवरेज भी कर सकते हैं। तो ये राय आती हुई टाटा स्टील पे आप रखेगा इस स्टॉक पे नजर। लेकिन तेजस जी से अब विदा लेते हैं। तेजस जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने बेहतरीन पिक्स देने के लिए और साथ ही साथ मार्केट पे अपनी राय भी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे जो कॉलर्स हैं जिन्होंने हमें सवाल भेजे हैं उनके सवाल ले लेते हैं। तो व्हाट्सएप पे एक क्वेरी आई है, राजीव जी ने व्हाट्सएप किया है और एशियन पेंट्स पे इनका सवाल है। तो एशियन पेंट्स इनके पास करीब करीब 10 शेयर है, 3150 के लेवल पे इन्होंने लिए थे और वहाँ से अगर आप देखेंगे तो एशियन पेंट्स थोड़ा गिर चुका है। इनफैक्ट जितने भी क्रूड डेरिवेटिव वाले स्टॉक्स है वहाँ पे आज आपको गिरावट देखने मिल रही है, भले वो पेंट हो, सीमेंट हो, ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ हो, हर जगह थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिल रही है। राजेश जी क्या करना चाहिए? एशियन पेंट्स गिर चुका है, 3150 पे इन्होंने लिए थे, वहाँ से करीब 8 साढ़े 8 हज़ार रुपये के आसपास का नुकसान इनको हो रहा है, क्या करें? देखिए फ्रंट लाइन काउंटर है एंड अभी ओवरसोल्ड जोन में भी आ गया है। एंड अगर आप देखें तो पास्ट में अब मल्टी इयर्स लो के आसपास आ गया। मई 2021 में इन्हीं लेवल से एक शानदार रैली स्टार्ट हुई थी जहां से स्टॉक 2200 से नॉन स्टॉप 3500 तक गया था। तो एक इमीडिएट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के आसपास आ रहा है और इंडिकेटर्स भी ओवरसोल्ड है। तो यहाँ पे सालों की थोड़ा सा वेट कीजिए। इनफैक्ट अगर फर्दर डिप आता भी है 2200 के आसपास तो थोड़ा सा एवरेज आउट कर सकता है। स्टॉक में एक बाउंस बैक मूव आ सकता है, पॉसिबली 2600 और 2700 के रेंज में, जहां पे एक बेरिश गैप है। तो फिलहाल के लिए थोड़ा सा होल्ड कीजिए। 2600 से 2700 के बाउंस के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट डेफिनेटली होल्ड रख सकते हैं। 2600 2700 आएगा तो निकल जाए फिर लॉस बुक करके? वहां पे एक बार लॉस बुक करना चाहिए। तो चलिए 2600 2700 इस लेवल तक फिर से आ सकता है एशियन पेंट्स। एक बार वहां पे आएगा तो राजीव जी आप अपना लॉस बुक कर लीजिएगा, उससे ज़्यादा ऊपर जाने की शायद फिलहाल उम्मीद नहीं है। चलिए तो सेगमेंट आगे बढ़ाने से पहले सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है, वो देख लेते हैं। MPC मीटिंग से पहले RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा बैंकों के MD और CEO से मुलाकात कर सकते हैं। बैठक के किन विषयों पर चर्चा हो सकती है, इस पर पूरी जानकारी लेकर हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर बताइए। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर संजय मल्होत्रा बैंकरों के साथ एक मुलाकात करेंगे। हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि ये जो बैठक है वो 16 जनवरी को होने वाली है और इसमें न सिर्फ प्राइवेट बैंक बल्कि PSU बैंक भी हिस्सा लेंगे। एक हाफ में PSU बैंकर्स मिलेंगे RBI से और दूसरे हाफ में यहाँ पे प्राइवेट बैंकर्स मिलेंगे। ये जो मीटिंग है यहाँ पर हमें सूत्र यही बता रहे हैं कि डिपॉजिट मोबिलाइजेशन पर चर्चा हो सकती है। हालांकि सिचुएशन जो है पिछले सालों के मुकाबले कुछ इंप्रूव हुई है, लेकिन किस तरीके से बैंक्स और डिपॉजिट मोबिलाइज कर सकते हैं करंट सिनेरियो में, उस पर चर्चा होना संभव है। साथ ही लिक्विडिटी सिचुएशन की जो समीक्षा है वो हो
सकती है इस मीटिंग में। पिछली मॉनेटरी पॉलिसी में रिजर्व बैंक ने कदम उठाए थे सीआरआर के फ्रंट में लिक्विडिटी सिचुएशन को ईज करने के लिए, तो उसका क्या प्रभाव है और किस तरीके की रिक्वायरमेंट है, इस मीटिंग में चर्चा होना बिल्कुल संभव है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर इस खबर के लिए। लेकिन राजेश जी, मैं आपके पास वापस आना चाहूँगा। ज़रा बाज़ार अगर देखें तो थोड़ा सा निफ्टी रिकवर हुआ था, 23,300 के ऊपर गया था, वापस थोड़ा नीचे जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे बताइए निफ्टी बैंक पर आपकी क्या राय बन रही है अभी? देखिए अंश, बैंक निफ्टी पे एक काफी अच्छा ऑब्जर्वेशन है मेरा। अगर आप आरएसआई इंडिकेटर को देखो तो एक मल्टी लोज के आसपास आ रहा है, 16-17 के आसपास बैंक निफ्टी के लिए। एंड सिमिलरली अगर आप वीकली 89 ये में देखें तो 47,800 के आसपास जो है बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड है एंड सपोर्ट्स के आसपास आ रहा है। तो यहाँ पे सलाह ये होगी कि एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में शॉर्ट्स करके मत जाइए, कभी भी यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक आ सकता है। इम्पोर्टेंट लेवल्स जो है बताते हुए निफ्टी बैंक के राजेश जी, लेकिन आज के लिए जो है बस इतना ही है हमारे तरफ से, और हमें आज्ञा दीजिए हमारे सारे कलीग्स को कि ये जो शो है हम ख़त्म करें। लेकिन याद